टिड्डा और चींटी। गर्मियों का मौसम है और एक टिड्डा गाना गा रहा है। दूसरी तरफ चींटियां अनाज इकट्ठा कर रही है और उसे अपने घर में जमा कर रही है। उसी वक्त टिड्डे की नजर चींटियों पर पड़ती है और वो उनसे कहता है, अरे चींटियों, आओ मेरे साथ गाना गाओ। बिना रुके एक चींटी ने जवाब दिया, हम सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें भी यही करना चाहिए। अभी क्यों परेशान होना, चारों तरफ भरपूर खाना है और सर्दी भी काफी दूर है। मुझे अब अपना गाना जारी रखना चाहिए। टिड्डे की बातों को अनसुना कर चींटियां अपने काम में लगी रहती है। कुछ महीने बीत गए हैं और अब सर्दी का मौसम आने से चारों ओर पड़ा खाना बर्फ के मोटे कंबल से ढक गया है। टिड्डा बर्फ से ढके खाने को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। वो खुद में कमजोरी महसूस कर रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? मुझे चींटियों के पास जाना चाहिए। फिर टिड्डा चींटियों के घर चल पड़ता है और दरवाजा खटखटाता है। कैसी हो चींटी? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने दे सकती हो? क्यों नहीं, परेशान मत हो, अंदर आ जाओ। चींटी टिड्डे को घर के अंदर ले जाती है और उसे कुछ खाने देती है। शुक्रिया चींटी। मैं गाना गाने में और नाचने में इतना मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं चला कब गर्मी चली गई। अब के गर्मियों में बहुत मेहनत करूंगा और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करूंगा। ये हुई ना बात, हम सब साथ मिलकर मेहनत से अगले सर्दी के लिए खाना इकट्ठा करेंगे। टिड्डे को उसकी गलती समझ आई कि उसे गर्मियों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। जरूरत के दिनों के लिए हमेशा तैयारी होनी चाहिए। प्यासा कौवा। गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपिश से सभी लोग पानी की कमी और गर्मी से बेहाल हो गए थे। पानी की कमी से कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही थी। इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वही एक कौवा भी पानी की कमी से पीड़ित था। कौवा काफी समय से प्यासा था। पानी की तलाश में कौवा जंगल से निकला और गांव की तरफ आ गया। गांव के एक छोटे से घर के बाहर एक मटका देखकर कौवा रुक जाता है। मटके के अंदर थोड़ा सा पानी था जो कौवे की प्यास बुझा सकता था। हाँ, इस पानी को मेरा ही इंतजार था। मुझे मटके का पानी पीना है, पर कैसे पीऊं? मटके में तो थोड़ा सा ही पानी है। इसे किसी तरह थोड़ी ऊंचाई तक ला सकूं तो मैं ये पानी पी सकता हूँ। हाँ, अगर मैं मटके के अंदर कंकर डालता हूँ तो पानी थोड़ी ऊंचाई तक आ जाएगा। फिर मैं वो पानी पी सकूंगा। कौवा बाजू में पड़े कंकर उठाता है और उस मटके के अंदर डालने लगता है। धीरे धीरे मटका कंकरों से भर जाता है। पानी इतनी ऊंचाई तक आ जाता है कि कौवा वो पानी पी सके। अरे वाह, मजा आ गया। मेरी मेहनत रंग लाई। पानी के बिना है जीवन अधूरा, पानी करे सबके जीवन को पूरा। पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद है इसकी अनमोल। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके हम किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं। The Ugly Duckling। कई दिनों पहले की बात है।
तालाब में एक बहुत खूबसूरत डक रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसने 7 अंडे दिए थे। अब चूजे बाहर निकलने का वक्त आ चुका था। मम्मी डक अंडे फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंतजार खत्म हो गया, चूजे बाहर निकलने लगे। डक बहुत खुश हो गई। 6 चूजे बाहर निकले और मम्मी डक के पास आ गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था, जो बाकी 6 अंडों के मुकाबले काफी बड़ा था। ये अंडा काफी बड़ा है, शायद इसीलिए ज्यादा समय ले रहा है। कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। इसमें से जरूर एक खूबसूरत चूजा बाहर आएगा। आखिरकार 7वां अंडा फूटा। मम्मी डक और चूजे खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 7वें अंडे से निकला चूजा बेहद अजीब था, जो बिल्कुल उसके भाइयों की तरह नहीं था। मम्मी डक नाराज हो गई, लेकिन आखिरकार एक माँ थी, इसलिए उसने उसे अपने पास ले लिया। लेकिन छोटे चूजे उससे दूर रहने लगे। तुम हमसे अलग हो, तुम बहुत बदसूरत हो, हमारे पास मत आओ। ये सुनकर अगली डकलिंग को बहुत बुरा लगा। वो नाराज हो गया। मेरे भाई मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? कुछ दिन बीत जाते हैं, सारे डकलिंग्स बड़े हो जाते हैं, फिर भी उनकी अगली डकलिंग से नफरत कम नहीं होती। तुम्हें एक बार कहा ना कि हमारे पास मत आओ, तुम बहुत बदसूरत हो, जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा भाई है। माँ, मेरे सब भाई मुझसे कब प्यार से बात करेंगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। तभी अचानक वहाँ एक शिकारी आता है। शिकारी मम्मी डक को पकड़ के ले जाता है। रुको रुको, माँ माँ। एक माँ ही थी जो मुझसे प्यार करती थी। अब यहाँ रहकर क्या फायदा? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर अगली डकलिंग वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे अन्य पक्षी भी नजर आते हैं, लेकिन वो भी उसे भगा देते हैं। अगली नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मैं कितना बदसूरत हूँ, शायद इसीलिए मुझे कोई नहीं अपनाता। लगता है मेरे नसीब में अकेले रहना ही लिखा है। मौसम भी अगली के खिलाफ हो जाता है। सर्दी के मौसम से बचने के लिए वो खुद को एक गुफा में छुपा लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, अगली बड़ा हो जाता है और आखिर वो उस गुफा से बाहर निकलने का फैसला करता है। अब वो एक खूबसूरत हंस बन चुका है, लेकिन ये उसे मालूम ही नहीं। उसने तालाब के किनारे हंसों का झुंड देखा। वाह, कितने खूबसूरत है ये हंस। अरे भाई, वहाँ पे क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो। ये सुनकर अगली को विश्वास ही नहीं होता। वो खुशी के मारे तालाब के किनारे चले जाता है। तालाब के पास पहुँचते ही वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल एक हंस की तरह दिखता हूँ। इसका मतलब मैं एक हंस हूँ। खुशी खुशी अगली हंसों के झुंड में शामिल हो जाता है। सभी हंस उसे खुशी से अपना लेते हैं। अरे वो देखो, कितने खूबसूरत हंस है। आखिर अगली को अपनी सुंदरता का एहसास हो ही गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सारस और घमंडी मोर। एक जंगल में एक सुंदर सा मोर रहता था। सब जानवर उसकी तारीफ करते थे, इसीलिए उसे अपने सुंदर पंखों पर बहुत गर्व था। टिप टिप बजे बारिश की धुन में नाचूं छानन छानन छुम छुम। टिप टिप बजे बारिश की धुन में नाचूं छानन छानन छुम छुम। वाह 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 वाह, मेरे जैसा न कोई दूसरा यहाँ, मुझे देख के सभी करे वाह 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 वाह।
तो बचा। तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना मोर। एक दिन कोई ना कोई तुम्हारा ये घमंड जरूर उतारेगा। अरे मैं मोर हूँ मोर, मेरी सुंदरता के सामने कोई नहीं टिक पाता। और एक दिन वो झील के किनारे से जा रहा था, तभी उसने एक पक्षी देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ? अरे वो क्या है? दिख तो रहा है पंछी जैसा, पर उसकी गर्दन और पैर इतने बड़े क्यों है? चलो इसका मजा लेते हैं। मोर उस पक्षी की ओर गया। हेलो, वैसे तुम हो क्या? मैं एक सारस हूँ। सारस? कितना अजीब नाम है। और तुम्हारे पैर और गर्दन कितनी वाहियात है। जरा मेरे पंख देखो, कितने सुंदर और लाजवाब है। सारस सिर्फ मुस्कुराई और अपना सिर धीरे से हिलाई। वैसे दिखने में अच्छे हैं, पर कुछ काम के नहीं। क्या? इस जंगल में सब लोग मेरे पंखों पे फिदा है। देखो, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो मुझे कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा, बुरा तो तुम्हें अब लगेगा मेरे दोस्त। ये देखो। सारस बहुत शान से आसमान में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा से बातें कर रही हो। हाँ? अरे इसके पंख तो कमाल के हैं। मेरे पंखों से तो मैं उड़ भी नहीं सकता। सारस कुछ देर बाद नीचे आई। क्यों दोस्त, कैसा लगा? मेरे पंखों से कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हुई ना? मेरे इन पंखों से मैं आसमां की ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। अब समझ में आया? तुम्हारे पंख सिर्फ दिखने में सुंदर है, मगर कुछ काम के नहीं। तुम्हारे पंख तो काफी अनोखे हैं, काफी बढ़िया है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो अच्छा हो गया, सारस भाई आ गया और मोर का घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।